Good evening, guys. Welcome to our channel. So, I hope you all are well and okay. सो मैं अभी आप लोग को मैंने आपको कल बोला था कि मैं टेलर स्टार्ट कराऊंगी नहीं। पहले मैं हेनरी फ्यूल की कुछ केस स्टडीज़ मैंने निकाली है, वो पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो हैं। बाकी हम और भी निकालेंगे, बट मैं ये सोच रही थी ताकि आपको साथ ही साथ में क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स। अगर साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो आप लोगों के लिए ईजी रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको टेलर का ना निकाल कर फिर जैसे ही टेलर को रहूँगी ना, तो वैसे ही हम लोग उसके साथ साथ ही वो इसी उसके ही हम लोग वो क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा हमारे लिए इजी रहेगा कि कॉन्सेप्ट जैसे ही हमने क्लियर करे, उसके बाद जैसे ही और क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, उससे हमें जल्दी क्लियर होने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोग केस स्टडी शुरू करेंगे, वैसे ही एक एक करके क्लियर करेंगे ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से, अंशुल अ कॉमर्स स्टूडेंट विजिटेड अ हॉस्पिटल। एक एक लाइन क्लियर करूँगी। ठीक है, चैप्टर 1 में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इस पर कोई आराम आराम से हम लोग चलते हैं। ठीक है, अंशुल अ कॉमर्स स्टूडेंट विजिटेड अ हॉस्पिटल। अंशुल एक कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने हॉस्पिटल विजिट किया। He observed that in hospital to treat different type of disease there is separate department and each department is led by dean of that respective department. ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है हॉस्पिटल में जाकर कि कैसे ट्रीट किया जाता है, कितने डिफरेंट टाइप के डिसीजेस होते हैं, कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स है, सेपरेट डिपार्टमेंट्स, और कैसे कैसे हर एक डिपार्टमेंट पे कैसे उनको लीड किया जाता है, वो बता रहा है। ऑफ दैट एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड हैविंग नॉलेज। उसको उस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, उस चीज़ के लिए वो कौन है, वो एक्सपर्ट है इन दैट। नॉलेज है उसको, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली। ही कुड रिलेटेड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। बताओ कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो हमें बता रहा है कौन सा है। इसके अंदर क्या बता रहा है, क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देती हूँ आप लोग को। ये बता रहा है कि एक अंशुल है, कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने हॉस्पिटल देखा, जाकर विजिट करा और उसे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग डिजीज़ को समझना उसने शुरू किया। सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर हॉस्पिटल्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, ओटी ले लो, आईसीयू ले लो, अलग अलग सबका होता है। हर डिपार्टमेंट को कैसे लीड करना है वो डॉक्टर्स ही जानते हैं, वही एक्सपर्ट होते हैं, वही उनको नॉलेज होती है, तभी वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। नॉलेज होगी, उनको ट्रेनिंग होगी, और क्या होएगी, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होगा उस एरिया का। ठीक है, उस चीज़ का क्या होगा, उनको एक एक्सपीरियंस होगा हर एक एक पर्टिकुलर एरिया का। तो अब वो पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करता है, आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है। तो जल्दी से बताओ कौन सा है। 5 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, बहुत ईजी है। मैंने आपको कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे कैसे करने। ठीक है, तो उसके अंदर हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांटे हुए हैं, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट था। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क है आंसर। ठीक है, क्या है कि इन्होंने हर डिपार्टमेंट्स को उसके अंदर बांटा हुआ है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ का है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो अस्थमा का है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का है। ठीक है, उन सबको क्या करा उन्होंने, डिवाइड करा, और डिवाइडेड दी। आईसीयू ले लो, ओटी ले लो, आई का ले लो, हर चीज़ का अलग अलग उन्होंने बांटा हुआ है। तो क्या हुआ, आंसर इज डिवीजन ऑफ। उससे ये सोचा कि होगा क्या बिजनेस पे, क्या एफिशिएंटली वो डिवाइड करेगा, कौन से टास्क में बांटा जाएगा, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेज इसके अंदर लगाएंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। उसी को क्या कहते हैं कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं काम को, मैंने आपको लास्ट टाइम में टास्क को डिवाइड अगर कर देते हैं ना, ईजिली काम सेम इफेक्ट्स में हम लोग बेटर से काम कर सकते हैं। बताया था स्पेशलाइजेशन, एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि स्पेशलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हर्षिता सेल्स मैनेजर हैज़ टू नेगोशिएट अ डील विद अ बायर।
हर्षिता जो है एक सेल्स मैनेजर, वो नेगोशिएट कर रही है अपने बायर के साथ, ठीक है। शी फाइंड दैट इफ शी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज, उसने क्या कहा कि वो 60 डेज का ऑफर करेगी आपको क्रेडिट पीरियड। शी इज़ लाइकली टू क्लिंच द डील विच इज सपोज टू फेच अ कंपनी नेट मार्जिन ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। जो हमारा वो कह रही है कि मैं जो ऑफ़र करूँगी वो 6 लाख का 60 दिन के लिए क्रेडिट पीरियड दूंगी, बट जो पूरा फेच है कंपनी का जो नेट मार्जिन है वो 1 लाख रुपये, ठीक है। नाउ द कंपनी गिव्स पावर टू द मैनेजर ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 40 डेज ड्यू टू विच शी कुड नॉट गेट द डील। अब वो कंपनी पावर दे रही है मैनेजर को कि तुम ये ऑफ़र 40 दिन के लिए करो, 40 डेज के लिए, विच शी कुडेंट गेट, ये होगा नहीं, डील है, शी कुडेंट गेट द डील, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड अबव, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर ये चीज़ें यूज़ की गई थी। अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंगली, अगर हम लोग एक इस पर प्रॉपर जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्रेडिट पीरियड जो है वो 60 दिन का दिया हुआ है और हमारा 1 लाख का पूरा नेट मार्जिन है, ठीक है। अब कंपनी चाहती है कि वो 40 दिन में ख़त्म हो जाए, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, जब तक मैनेजर को दोनों चीज़ें नहीं प्रोवाइड होएगी। कौन कौन सी चीज़ें, जल्दी से बताओ, जल्दी से। मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लियर किया था, ये दो चीज़ें अगर क्लियर नहीं होंगी तो वो क्या काम कर पाएगा? उसके पास पावर तो उसने आप लोगों ने दे दी उसको, बट क्या वो इम्बैलेंस होकर काम करेगा? क्या आएगा, जल्दी से बताओ, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? वो इम्बैलेंस होकर काम करेगा। अगर आपने उसको बोल दिया 40 डेज में काम करने, तो वो काम नहीं करेगा, वो ज़बरदस्ती सिर्फ शो करेगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, बट उसके पास तो कुछ काम है ही नहीं। जल्दी से बताओ। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक उनको ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी काम ईजिली नहीं होगा, जब तक दोनों बैलेंस में नहीं होंगे ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको क्लियर भी किया था लास्ट टाइम, एक ऐसे ही एग्जांपल दिया था पहले कि 60 दिन का उन्होंने क्लिंच दिया, बट उनकी फेच जो है, नेट मार्जिन जो है, वो उनका 50 करोड़ का है, ठीक है। तो 50 करोड़ का है और उन्होंने कहा कि 40 डेज का ही आपको पीरियड दिया जाएगा, तो ये इम्बैलेंस है ना। आप उसी टाइम तक दो जो जो आप काम कर सको, आप दोनों चीज़ें फिर उसको दो, ऑथोरिटी भी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, एक चीज़ मत दो ना, ताकि वो इम्बैलेंस ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहता है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, in Ashu Limited, management and labor union entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to revive the company out of loss. अब जो आशु की कंपनी है लिमिटेड मैनेजमेंट, वो लेबर यूनियन एंटर्ड है, एग्रीमेंट करता है वर्कर्स के ऊपर ताकि वो एग्री कर सके। एक उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है ताकि वर्कर्स एग्री हुए कि एक्स्ट्रा आवर्स करेंगे बिना उनको एडिशनल पेमेंट दिए, ठीक है। उनको लॉस भी नहीं होएगा, आउट ऑफ कंपनी आउट ऑफ लॉस, ठीक है। उन्होंने, आशु ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें तुम एक्स्ट्रा काम करो। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनवा लिया, बट वो एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट नहीं करेगा उनको, विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट, उसको कोई एडिशनल पेमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज़ प्रॉमिस टू इंक्रीज वेजेस टू द वर्कर्स व्हेन दिस मिशन इज़ अकम्प्लिश्ड। अब उन्होंने कहा कि इन रिटर्न अगर मैनेजमेंट में प्रॉमिस होते हैं कि वो अपनी, अगर वर्कर्स काम कर देते हैं, कंप्लीट हो जाता है मिशन, तो ऑलरेडी वो वेजेस उनकी बढ़ा देंगे। बट आफ्टरवर्ड्स मैनेजमेंट रिफ्यूज टू फुलफिल इस कमिटमेंट, अगर ये कमिटमेंट नहीं फुलफिल करते हैं तो ये क्या प्रॉब्लम आएगी वो बता रहे। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ आशु लिमिटेड। आशु लिमिटेड में कौन सा काम शुरू हो रहा है, बताओ, कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? जल्दी से बताओ। अगर आप इन रिटर्न्स आप उन वर्कर्स को पैसे दे रहे हो, आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो क्या काम है ये? आप उसको आप एक्स्ट्रा उसको रख रहे हो, आप उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन दे ही नहीं रहे हो, आप उसको हर संडे उसको बुला रहे हो, आप उसको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स दे ही नहीं रहे हो, हर आफ्टर वर्किंग आवर्स के बाद उसको बिठा रहे हो, तो ये गलत है। आप उसको ना तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ना ही कुछ भी दे रहे हो। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल इसके अंदर यूज़ किया गया आशु लिमिटेड में, जल्दी से बताओ।
यस, आंसर इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही नहीं है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन रूल्स क्या कहता है कि ओबे करो, एक एग्रीमेंट इसलिए बनाओ ताकि वो अपना काम फुलफिल कर सके। ये नहीं कि आप उनको उनके लेवल्स को क्लियर कर रहे हो, आप उनको फेयर कर रहे हो, अलग अलग काम कर रहे हो, आप उनके एक स्टार्स बिठा रहे हो, तो ये गलत है। अगर आप उनको एक्स्ट्रा बिठा रहे हो तो उनको एडिशनल पेमेंट्स नहीं दे रहे, ये गलत है। अगर आप उनको एक्स्ट्रा बैठा रहे हो, साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रहे हो, तो ठीक है कि आप हाँ उनको पेमेंट्स भी प्रोवाइडेड की जा रही है। ऐसा नहीं है कि अभी आशु लिमिटेड ने कहा कि अगर एग्रीमेंट्स पूरा नहीं किया जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी नहीं दी जाएगी। यही कहा था, एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी अगर नहीं करोगे, अकम्प्लिशमेंट गोल पूरा नहीं होगा तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, तो ये गलत। ठीक है, तो डिसिप्लिन है आंसर। नेक्स्ट है, अक्षिता सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच अ डील विद अ बायर एंड इज अलाउड टू गिव 10% डिस्काउंट बाय मार्केटिंग मैनेजर। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अक्षित एक सेल्स पर्सन है, आस्क कर रहा है कि वो डील कर रहा है बायर के साथ कि वो 10% डिस्काउंट देगा मार्केटिंग मैनेजर के थ्रू, बट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट टेल हिम नॉट टू ऑफर मोर देन 5%। और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि वो 5% से ज़्यादा ऊपर नहीं देगा। ड्यू टू विच अक्षित इज कन्फ्यूज। अब अक्षित जो है कन्फ्यूज हो गया, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल मैनेजमेंट वायलेटेड हो रहा है, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अक्षित एक सेल्स पर्सन है, उसके अंदर दो डील कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर कह रहे हैं कि मैं 10% दूंगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि मैं मोर देन 5% से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो कौन सा ऐसा, अक्षित तक कंफ्यूज हो गया कि वो कौन सा लेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया भी था, इसका एग्जाम्पल मैंने एक और आपको क्लियर भी किया था, याद होगा तो, कि इसके अंदर क्या हो रहा है। एक ही बॉस तो है हर एवरी इंडिविजुअल्स को, ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक के लिए एक बॉस ही ज़रूरी है। द फॉर्मूला ऑर्गेनाइजेशन को बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड्स दी जा रही हैं, आप उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, आप उसको यूनिटी बनाकर काम नहीं कर रहे हो। मैंने ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेटेड ही नहीं है इन दोनों के बीच में, फाइनेंस में नहीं है, मार्केटिंग में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ये लोग कोऑर्डिनेटेड ही नहीं है। जब तक ये कोऑर्डिनेटेड ही नहीं होंगे तब तक काम हो पाएगा। बल्कि बैलेंस इसलिए करना चाहिए, और एक बार डिस्कस इसलिए करना चाहिए ताकि उनको अलाउड हो जाए, वो एक क्लियर पोजीशंस पर आ जाए। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड को कोऑर्डिनेशंस होना बहुत ज़रूरी है हर डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। स्तुति इंडस्ट्री एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कार एंड मोटर बाइक्स। ये दोनों कार और मोटर बाइक्स में काम करते हैं, एंगेज हैं। इट हैज़ 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर बॉन्ड द प्रोडक्ट्स। एक मिनट। Departments for both the products. Each department has its own in charge, plan, execution resources, which lead to focused efforts of all the employees. Identify the principle of management followed by स्तुति इंडस्ट्री। अब ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक कंपनी है स्तुति इंडस्ट्री, एंगेज है, दोनों कार्स का काम भी करती है और मोटर बाइक्स का काम भी करती है, राइट। अब वो कह रही है कि 2 डिपार्टमेंट्स है, 2 सेपरेट बोथ प्रोडक्ट्स, दोनों के प्रोडक्ट्स हैं, जो हर एक डिपार्टमेंट है ना उनका खुद का एक इंचार्ज है, प्लान है, एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज है। ठीक है, खुद का एक मैनेजर है जो हर एक चीज़ को इंचार्ज बनाता है, इंचार्ज भी है, प्लान भी वही करता है और एग्जीक्यूट भी वही करता है। ओके, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ, वन हैड वन प्लान। ठीक है, तो आंसर क्या, मैंने तो आपको बता ही दिया, आंसर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब आप क्या कर रहे हो, एक ही हेड में एक ही प्लान को एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट भी हो रहा है, लीड भी हो रहा है, और इंचार्ज भी बनाए गए। एक ही हेड एक ही प्लान को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये एंटायर सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इफेक्ट किया जाता है। ठीक है, पूरा इफेक्ट होता है इससे, उसके अंदर सिर्फ एक ही एम्प्लॉय इफेक्ट होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। Uday is working as plant superintendent of Tanish Industry, but he is given a salary of a clerk as his compensation, which act as a demotivator for Uday, and he doesn't feel like working wholeheartedly for the company. अब उदय एक प्लांट सुपरिटेंडेंट का तानिश का इंडस्ट्री में काम करता है, उसका जो ही गिवन अ सैलरी फॉर अ क्लर्क कंपनसेशन, उसको कंपनसेशन देता है विच एक्ट एज अ
डीमोटिवेटर होता है, उसके अंदर उसको कोई फील नहीं आती वो काम कर रहा है, हार्डली वो काम नहीं करता, वो ज़बरदस्ती काम करता है। तो इसके साथ मतलब फेयर हो रहा है, ठीक है। उदय एक अच्छी इंडस्ट्री पे काम तो कर रहा है बट फेयर कर रहा है, उसके साथ फेयर हो रहा है, वो काम ढंग से तो करने के लिए रेडी है बट उसके साथ फेयर हो रहा है, इसलिए वो करने को एक उसको मन नहीं कर रहा है कि वो काम करे, उसको होल हार्टली वो कंपनीज में काम ऐसे ही कर रहे, ठीक है। तो एक सुपरिटेंडेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, दूसरे लोगों पे, वो सैलरी एज अ क्लर्क कॉम्पनसेशन उन्हीं को दे देते हैं, सारी की सारी चाहे काम कोई भी कर रहा हो, दूसरा बंदा फंसता है। तो यही एक इक्विटेबल है कि इक्विटेबली करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे एग्जांपल दिया था कि दोनों में इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। अगर सपोज मैं कोई एक पर्सन है मीना, ठीक है, मीना क्या कर रही है, मीना कुछ एक क्लियर कर रही है अपना कॉन्सेप्ट कि हाँ उसको इक्विटेबल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, इसको दी जा रही है 20K, ठीक है। अब उदय ही ले लेते हैं हम, उदय को दी जा रही है 25, ठीक है। तो अब किसके साथ फेयर हो रहा है, दोनों ने सेम इक्वलिटी में काम कर रहे हैं, दोनों ने MBA करी हुई है, दोनों ने ग्रेजुएशन करी है, MBA नहीं करते, दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, बट उनको दोनों को इक्वलिटेबिलिटी फेयर नहीं मिल रहा है, वो दोनों को काम करने का मन इसलिए नहीं कर रहा है मीना का कि वो उसको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिल रहा है वहाँ का, उसको रिलेशनशिप जो है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो अच्छे से काम नहीं कर पा रही। जब तक फेयर नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा पर्सन पे, तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रेम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। क्लियर है। अमिता एंड शमिता आर वर्किंग एज अ टाइपिस्ट इन एशिना लिमिटेड, दोनों काम करते हैं टाइपिस्ट एशिना लिमिटेड में, बट अमिता इज पेड ₹4,000, ठीक है, पर मंथ, एंड शमिता अ पेड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। अब अमिता को 4,000 मिल रही है और शमिता को 5,000 मिल रही है, ठीक है। अब ये क्या बताओ, ये कुछ है, अभी मैंने आपको रेम्यूनरेशंस का फेयर नहीं था उधर भी, राइट। आफ्टर नोइंग दिस अमिता गेट डिस्करेज एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग द जॉब। अब अमिता ऑफकोर्स ही बात है, वो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, उसको 4,000 मिल रहा है, उसको 5,000, तो डिस्करेज होगी, वो कहेगी कि हाँ मुझे अब शिफ्ट करनी है। विच प्रिंसिपल ऑफ फॉल इज वायलेटेड इन द अबव केस, कौन सा ऐसा फॉल का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो बताओ। अब वो डिस्करेज तो होगी क्योंकि उस सेम काम कर रहे हैं वो दोनों, पर उसकी क्वालिफिकेशंस भी सेम है, बट सैलरी दोनों को सेम नहीं मिल रही है, दोनों को अलग अलग मिल रही है, उसको 4 मिल रही है अमिता को और शमिता को 5 मिल रही है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यही एक क्या कहलाती है, इक्विटी। इसके अंदर कोई इक्विटी ही नहीं है, जब तक पर्सन में इक्विटी नहीं होगी, आप उसके साथ ढंग से नहीं क्लियर करोगे, कोई भी काम गुड सेंस में नहीं होगा। ट्रीटेड आप दोनों को सेम करो ना, आप किसी को भी अलग मत रखो कि हाँ आप उसको 10 दे रहे हो, उसको 15 दे रहे हो, तो ये गलत है, आप उसको सेम दो, इक्विटी मत करो, ठीक है। तो ये है टुवर्ड्स दी वर्कर्स एंड दी। राजीव ज्वाइन अमिता अनामिकाज लिमिटेड एज ट्रेनिंग मैनेजर उसे ज्वाइन किया। आफ्टर ज्वाइनिंग ही ऑब्जर्व दैट एम्प्लॉयज आर लैकिंग द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, लैकिंग करते हैं फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द ऑर्गेनाइजेशन। बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है उसको लैकिंग प्रॉब्लम में डालने लग जाते हैं। टू इनकरेज द फीलिंग बिलोंगिंग, सेल्फ मोटिवेशन डिसाइडेड टू अप्लाई one of the principle of FOIL and started employee suggestion system whereby employees are encouraged to give suggestion, whereby suggestion will result in substantial cost and time reduction will be rewarded। आपको उस चीज़ के लिए क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, राइट। रिवॉर्ड जब तक दोगे, अगर राजीव ने ज्वाइन करा है, उसने उसके बिलोंगिंगनेस को फीलिंग्स को सेल्फ मोटिवेशन पे डिसाइडेड नहीं कर रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसने एम्प्लॉय को सजेशन दिया कि एम्प्लॉयज इनकरेज किया जाएगा, उनको सजेशन दी जाएगी कि जब भी उनका कुछ भी कॉस्ट टाइम में हमारा कुछ भी फ़ायदा होगा तो उनको क्या दिया जाएगा, रिडक्शंस विल बी रिवॉर्डेड, रिडक्शंस कर दिए जाएंगे, रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड, राइट। उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐसे सजेशन दिया जाएगा कि वो डेवलप करे, अपने अदर प्लान्स को इम्प्रूव करे, इनकरेज करे, तो वो अपना काम
अच्छे से कर पाएंगे। अगर उनकी बात उनको सेल्फ मोटिवेटेड भी ही करें, ठीक है, उनको लैकिंग मत करें, उनको इनकरेज करें कि हाँ वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? इनिशिएटिव। ये मैंने आपको बताया था, इनिशिएटिव, ये रिवॉर्डेड वाला भी मैंने लिखा था, ठीक है। तो रिजल्ट इनिशिएटिव का सजेशन ये होना चाहिए, कॉस्ट टाइम पे उनको दो और उनको रिवॉर्ड्स करो, राइट। In Tanya Limited, there is a discord among all the employees due to which objectives are not realized and there is no coordination among employees. कोई coordination नहीं है employees के साथ, there no mutual trust, कोई mutual trust नहीं है, belongingness नहीं है. So manager have to apply penalties. क्या वो penalties pay करेंगे? Which and on employees, which further increasing the inefficiency. What do is wrong and with above organization? Give you answer and respect principle of work. क्या बता सकते हो कि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है मैनेजर, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ठीक है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कब तक कोई टीम वर्क काम नहीं करेगा तो काम होगा? पेनल्टीज लगाते रहोगे, काम होगा? नहीं, नहीं होगा बिल्कुल भी। ऑर्गेनाइजेशन में जब तक कोई टीम वर्क में हम लोग काम नहीं कर रहे होंगे ना, तो हमारे ऊपर पेनल्टीज ही लगती रहेंगी। आप प्रमोट ही नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, लोगों के बीच में कन्वर्सेशन ही नहीं करते, ठीक है। तो एक टीम स्पिरिट जब होती है ना, एक कोऑर्डिनेशंस बना रहता है कि यूनिटी है, ठीक है। तो आंसर क्या है? एस्पिरिट दे कॉर्प्स। मैंने आपको ये क्लियर करा था, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज फ्योल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? फ्योल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हेनरी फ्योल वाज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया था, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। ही गेव अस द फेमस 14 प्रिंसिपल, जो मैंने आपको कल करवाए 14। अकॉर्डिंग टू हिम द 5 मेन फंक्शन, इन्होंने 5 मेन फंक्शंस जो इन्होंने बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल। ये हमारे फ्योल की थ्योरी। अगर एक नंबर पे क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि इन्होंने ये 5 फंक्शंस को मिलाकर ही एक फ्योल की थ्योरी बनाई है, ठीक है। प्लानिंग भी होगी, उसमें ऑर्गेनाइज भी होगा, कमांडिंग भी होगी, कोऑर्डिनेटिंग भी होगी, कंट्रोलिंग भी होगी, और 14 प्रिंसिपल्स मैंने आपको क्लियर कर दी। अब अगर होगा तो मैं इसी की क्वेश्चंस और निकाल दूंगी, अदरवाइज हम लोग टेलर शुरू कर देंगे, ठीक है। जितना हो सकता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाए ये वाले, उसके बेसिस पे हम लोग साथ साथ फिर और क्वेश्चंस में मिक्सअप कर लेकर जाऊंगी ना, कि उसके भी होंगे, फेलर के भी होंगे, टेलर्स के भी होंगे, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस उनके भी होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो संदीप गर्ग, सुभाष गर्ग की किसी की भी बुक पढ़ रहे हैं, उनको एक बार उसके बैक के क्वेश्चंस भी देखना शुरू कर दो। उसके बैक के क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। कोशिश करो कि हाँ, निकालो क्वेश्चंस को, खुद क्लियर होंगे, खुद जैसे जैसे डाल पता चलेगा, क्लियर करोगे, उससे उधर से ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आप लोग खुद सीख जाओगे, ठीक है। तो केस स्टडीज़ है ना, वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। आपको क्वेश्चंस पढ़ो आराम से, कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। पर आप उसको एक बार क्लियर वो देखो कि जैसे जैसे ये क्वेश्चंस है, मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए, इसको एक बार पढ़ो, समझो कि क्या है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जितना जल्दी समझोगे, क्लियर अपने आप होएगा आंसर। टॉपिक पढ़ लिया, अब हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, अब हम केस स्टडीज़ करने की कोशिश करते, अपने पाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, अपने आप क्वेश्चंस कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे अपने, ठीक है। जितनी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर, उतनी जल्दी आपकी केस स्टडीज़ भी क्लियर होगी। क्लियर है? तो आई होप आज की क्लास क्लियर होगी। आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से क्लियर कर लो और क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए थे क्वेश्चंस, कुछ कराए भी थे उसी में से, बट इसमें से नहीं होंगे, उसमें से मैं कुछ और डाल दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज अभी नहीं डालूंगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का दे दूँगी, ओके। आप एक बार बस पहले इन 10 क्वेश्चन को और करो, बाकी मैं आपको और क्वेश्चंस लाती रहूँगी, एमसीक्यूज़ देती रहूँगी। इसके कल हम एमसीक्यूज़ भी सोच लेते हैं, अगर केस स्टडी के साथ एमसीक्यू मिलते हैं तो मैं वो भी देखूँगी। क्लियर है? तो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को डाउट होगा, हम लोग एक बार दोबारा
रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये 2 ही चैप्टर करवाए हैं, कोई ज़्यादा मैं आगे नहीं पहुँची हूँ, अभी दूसरा भी हमारा नहीं ख़त्म हुआ, मैं इसलिए धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि हम इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे, अभी बस शुरू ही हुआ है कॉन्सेप्ट मतलब क्लासेस अभी, तो इतनी जल्दी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट अपना स्टार्टिंग से अगर आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस कर लोगे तो आगे काम आएगी आपकी। वैसे भी लास्ट ईयर है। ओके, तो क्लियर करते हैं यहाँ की क्लास को, आज हम यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू।